स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं कि आरजेडी में बगावत की खबरें सामने आई है। यहां पर तेजस्वी यादव के 25 विधायकों में से 18 विधायकों ने बड़ा खेला कर दिया है। कहा जाए तो 18 विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। जहां इस तरह की बातें कही जा रही है। बिहार की राजनीति में खेला शब्द आम हो चुका है, जहां इस बार की सुगबुगाहट आरजेडी के खेमे में बड़ी बेचैनी पैदा कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि खरमास खत्म होते ही बिहार विधानसभा के भीतर शक्ति प्रदर्शन का नया दौर फिर से शुरू होगा। जब जेडीयू ने बड़ा धमाका करते हुए दावा किया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 18 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। वे नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। जहां अगले साल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। वर्तमान में इनमें से 2 जेडीयू, 2 राजद और फिर 1 सीट बीजेपी के पास है। जी हाँ, वहीं पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए की नजर 5 सीटों पर है। उन्होंने कहा है कि जनता ने एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया है, यह हमारे लिए लहर है, तेजस्वी यादव के लिए कहर है। राजद के विधायक अपने नेतृत्व से परेशान है, वे हमारे संपर्क में हैं। जेडीयू और फिर बीजेपी दोनों ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला बोल दिया है। दोस्तों बिहार के थानों में अब जनता दरबार नहीं लगाया जाएगा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक कार्यक्रम में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिलेंगे उन्हें केवल निलंबित बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जनता को परेशान करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए विभाग में कोई भी जगह नहीं है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने का आदेश दिया है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि अब जमीन संबंधित मामलों को लेकर के थानों में जनता दरबार का आयोजन नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि थानों में अक्सर जमीन के मामलों को लेकर के शिकायतें बनी रहती थी, इसलिए अब व्यवस्था में बदलाव करते हुए जनता के हित में यह निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नई व्यवस्था के तहत अब जमीन विवाद से जुड़े हुए मामलों के निपटारे के लिए प्रखंड कार्यालयों में विशेष जनता दरबार लगाए जाएंगे। इसमें अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ और संबंधित थाना प्रभारी संयुक्त रूप से मौजूद रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। विजय सिन्हा ने निर्देश दिया है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि विवादों का निष्पादन नियमानुसार हो और गरीब और फिर असहाय लोगों को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। जब कार्यक्रम के समापन तक भूमि विवाद से संबंधित हजारों आवेदन उप मुख्यमंत्री को सौंपे गए। इन आवेदनों की विशाल संख्या को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की गहन जांच करने और फिर एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करने का जिम्मा सौंपा है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े हुए मामले को लेकर के चर्चा में हैं। सीएम नीतीश कुमार पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप लगा। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष और फिर कई सामाजिक संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी की भी मांग की है। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकले। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वे पहुंचे तो फिर वहां मौजूद मीडिया ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर के कई सवाल पूछे। जानकारी के अनुसार मीडिया ने पूछा है कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा गया और क्या वे इस मामले से में माफी मांगेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों का कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, जहां हाथ जोड़ करके बिना कुछ कहे वहां से अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये एयरपोर्ट पर उनका ये रवैया कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा। लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। या दिल्ली पहुंचने के बाद भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। जब एक न्यूज चैनल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब मामले पर सवाल पूछा तब भी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कैमरे के सामने वे पूरी तरह से शांत नजर आए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस चुप्पी को लेकर के सियासी हलकों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। जब विपक्ष का कहना है कि ये मामला महिलाओं के सम्मान और फिर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं पर उनके समर्थक इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हिजाब को लेकर के उठे इस विवाद पर नीतीश कुमार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी खामोशी ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है।
दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब बीते करीब 72 घंटे में भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर हुई सैन्य कार्रवाई और फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों ने हालात को और बेहद जटिल बना दिया है। यह सोशल मीडिया पर कई वायरल हो रही तस्वीरों में बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावास के बाहर आक्रामक भीड़ और भारत विरोधी पोस्टर दिखाए गए, जिसके बाद नई दिल्ली ने सख्त रुख अपनाया है। जहां स्थिति की गंभीरता पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा विभाग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि फिलहाल कोई भी नया बांग्लादेशी नागरिक कानूनी रूप से भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब करके भारतीय दूतावास सुरक्षा सुनिश्चित करने की कड़ी चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर मिजोरम से सामने आई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद नजदीक भारतीय सेना एक नया आधुनिक मिलिट्री बेस सक्रिय बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के युवाओं ने नौकरी के बदले बिजनेस चुना है। जहां बिहार में स्टार्टअप संस्कृति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जड़ें जमा रही है। बिहार में सक्रिय 1597 स्टार्टअप आज रोजगार सृजन और फिर आय के नए मॉडल के रूप में उभर चुके हैं। स्टार्टअप बड़े उद्योगों की तरह दिखावटी नहीं है, लेकिन असर में कहीं ज्यादा ठोस साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि कई स्टार्टअप अब लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए तक का सालाना टर्नओवर दर्ज कर रहे हैं। जब बिहार के स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय जुड़ाव है। कृषि, फूड प्रोसेसिंग, एजुटेक, हेल्थ, लॉजिस्टिक, डिजिटल सेवाएं और ग्रामीण इनोवेशन जैसे क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप न केवल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं बल्कि अस्थायी आय का स्रोत भी बन रहे हैं। कई युवा उद्यमी सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में स्टार्टअप 3 से 5 करोड़ और फिर 1 से 3 करोड़ रुपए के दायरे में पहुंच चुके हैं। वहीं पर बिहार के करीब 70% स्टार्टअप केवल 10 जिलों में केंद्रित है। राजधानी पटना इस लिस्ट में सबसे आगे हैं, जहां पर सैकड़ों स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, सारण, वैशाली, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी, शैक्षणिक संस्थान और फिर बाजार की उपलब्धता स्टार्टअप के पनपने में मदद कर रही है। वहीं पर नवादा, सीवान, जमुई, बांका, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, शिवहर और शेखपुरा जैसे जिलों में स्टार्टअप की संख्या बेहद कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि संसाधनों, मार्गदर्शन और फिर निवेश तक पहुंच की कमी बड़ी बाधा है। अगर इन इलाकों में इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाया जाए तो फिर स्टार्टअप का दायरा पूरे बिहार में फैल सकता है। वहीं पर बिहार की स्टार्टअप कहानी में महिलाओं की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। महिला संचालित स्टार्टअप न सिर्फ स्वरोजगार का माध्यम बन रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। वहीं पर राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब तक करीब 84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसने सत्ता की गलियारों से लेकर के आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, इस बार अपने काम के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी हरकत के लिए सुर्खियों में है जिसने विपक्षी नेताओं को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया, जब वह हिजाब मामला। इसके बाद लगातार विरोध शुरू हुआ। अब यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई है इस मामले पर। जी हां, अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव ने इस घटना पर जो कहा है उसने नीतीश सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। क्या नीतीश कुमार का ये व्यवहार केवल एक साधारण डांट थी या फिर उन्होंने एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है, ये सवाल है। तेज प्रताप यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा काम सुबह नहीं देता। जब उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार जी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्या नहीं किया ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरेआम एक महिला का हिजाब खींच दिया है ये गलत है। इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए था। तेज प्रताप यादव के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि विपक्षी खेमा अब इस मुद्दे को इतनी आसानी से ठंडा होने नहीं देगा। जहां इस घटना ने बिहार की राजनीति में मर्यादा और फिर महिलाओं के सम्मान को लेकर के एक नई जंग छेड़ दी है। एक तरफ समर्थक इसे मुख्यमंत्री का अपमान बता रहे हैं तो वहीं पर विपक्षी इसे तानाशाही और फिर धार्मिक भावनाओं का अपमान करार दे रहे हैं।
दोस्तों बिहार में बड़ी घोषणा की गई है। कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि बिहार में लगातार तापमान गिर रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जहां बिहार के कई जिलों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को, जहां उनमें से गोपालगंज। जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं पर सारण, छपरा डीएमओ वैभव श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार कक्षा 10 तक के सभी सरकारी स्कूलों के 23 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 10 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों को गर्म भोजन देंगे। वहीं पर मुजफ्फरपुर जहां डीएम सुब्रत सेन ने सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन समय में बदलाव किया है। अब सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। वहीं पर अररिया डीएम विनोद दुहन ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 24 दिसंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया है। वहीं पर बांका डीएम नवदीप शुक्ला के आदेश के अनुसार जिले में सभी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान सुबह 10 बजे से पहले और फिर शाम 4 बजे के बाद बंद रहेंगे, जब बोर्ड और फिर प्री बोर्ड कक्षाएं इससे मुक्त रहेगी। वहीं पर गया जिले में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालय 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं पर मधुबनी यहाँ के डीएम आनंद शर्मा ने आदेश दिया है कि जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 11 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियां नहीं चलेगी। यह आदेश 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों अगर आप भी शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर रोजाना मखाने का आप सेवन कर सकते हैं। अभी हम इस खबर में सेहत के बारे में बात करेंगे। तो सेहत की बात में बात करेंगे मखाने की। तो मखाने को कई तरह से डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। जहाँ अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो फिर शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है। जहाँ मखाने को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई लाभ दे सकते हैं। अब सवाल है कि मखाना को आप किस तरह से खा सकते हैं। तो मखाना को आप रायता के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मखाना रायता न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है। जब इस रायते का सेवन करने से पाचन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसे दही, मखाना, काला नमक से घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। वहीं पर रोस्ट करके, या अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो फिर मखाने को रोस्ट करके खा सकते हैं। इसे शाम के समय स्नैक्स में रोस्ट करके खा सकते हैं। रोस्ट किए मखाने न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि हेल्दी भी होते हैं। वहीं पर दूध के साथ, जब मखाने का सेवन दूध के साथ करना बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। दूध और मखाने दोनों को पोषण का खजाना कहा जाता है। अगर आप इसे दूध में उबाल करके खाते हैं तो फिर वजन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं पर मखाना खाने के फायदे के बारे में अगर बात किया जाए तो पाचन संबंधित समस्या से परेशान है तो आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए मखाने का सेवन कर सकते हैं। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट और फिर मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो हार्ट को यानी कि दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। वहाँ पर ब्लड शुगर के मरीजों के लिए भी मखाने का सेवन फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह स्ट्रेस की समस्या से परेशान है तो रोजाना मखाने का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड के असर को देखते हुए कई स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है तो फिर वहीं पर कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जहाँ हालांकि कई स्कूल अब भी चल रहे हैं। जहाँ कड़ाके के ठंड में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस बीच बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड स्थित उड़ियानगंज मध्य विद्यालय में शनिवार को बड़ी घटना घट गई। दरअसल ठंड की चपेट में आकर के स्कूल में पढ़ रहे 8 बच्चे अचानक अपनी कक्षा से बेहोश हो गए। जहाँ घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई और शैक्षणिक बच्चों को संभालने में जुट गए। वहीं पर बच्चों के हालात बिगड़ता देख करके तत्काल इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बीडीओ संदीप कुमार पांडे, बीईओ सुधांशु कुमार और फिर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आरबी प्रसाद स्वास्थ्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विद्यालय पहुंच करके बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। जब वहीं पर स्वास्थ्य टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। जहां डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक ठंड, पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी और फिर सुबह के समय चल रही सर्द हवाओं के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी। यह स्थिति को देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए प्रभावित बच्चों को स्वेटर, टोपी सहित अन्य ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए। जिसके साथ ही विद्यालय परिसर में अलाव की भी व्यवस्था की गई।
दोस्तों जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए एनडीए को अल्टीमेट दे दिया है। जब साल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही है, लेकिन इस बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि पुराने दिग्गजों को नए वर्ष में भारी निराशा हाथ लग सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ अप्रत्याशित समीकरणों के चलते मौजूदा सदस्यों को दोबारा मौका मिलने की उम्मीद बेहद कम है। जब माना जा रहा है कि पार्टियों ने इन सीटों के लिए नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे किस्सा कुर्सी का इस बार एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। जब राज्यसभा से विदा होने वाले सदस्यों में राजद के कद्दावर नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और फिर एडी सिंह शामिल है। वहीं पर सत्ताधारी जेडीयू के कोटे से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और फिर रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। इन 4 सीटों के अलावा 5वीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद इन सीटों पर नए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में जो नेता मौका मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए 2026 का साल राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर के करार रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने खुले मंच से घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी को राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनके साथ गठबंधन में धोखा या फिर बेईमानी होती है तो फिर वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने संकेत दे दिया है कि सम्मान न मिलने पर वे अपने रास्ते अलग करने पर भी विचार कर सकते हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन में उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो फिर वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपना अलग झंडा लेकर के चलेंगे। उनका मानना है कि अकेले लड़ने पर भी उनकी पार्टी को मिलने वाले 5% से 6% वोट उसे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों दरभंगा और मधुबनी की सकरी और रैयाम चीनी मिल को चालू करने की दिशा में पहल शुरू हो गया है। चीनी मिल को बनाने के लिए डीपीआर जल्द बन जाएगा। इसके बाद पुणे की संस्था बसंत बाबा शुगर इंस्टीट्यूट से अन्य संसाधन के लिए भी बातें की जा रही है। जहाँ विधायक माधव आनंद ने बताया है कि सरकार से लगातार क्षेत्र से के विकास की बातें हो रही है। इसमें सकरी और फिर रैयाम चीनी मिल को चालू करना सबसे पहली प्राथमिकता में रखा गया है। दोस्तों अब जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये खबर बिहार की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की है। जब महाराष्ट्र में नगर परिषद और फिर नगर पंचायत चुनाव के पहले 2 चरणों के नतीजों ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया है। कुल 288 निकायों में महायुति ने लगभग 207 नगर अध्यक्ष पद जीते हैं, जबकि विपक्षी महाअघाड़ी MVA सिर्फ 44 पदों पर सिमट करके रह गई है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 117 से अधिक निकायों में नगर अध्यक्ष पद हासिल करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा कायम कर दिया है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 53 और फिर अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 37 पद जीते हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने लोकतंत्र की ताकत, मतदाता की भूमिका और फिर सियासी रणनीतियों तीनों की अहमियत को एक साथ उजागर कर दिया है। कहीं एक वोट ने जीत और हार का फैसला कर दिया है तो फिर कहीं पर परिवारवाद को जनता ने सिरे से नकार दिया है। वहीं पर नांदेड़ जिले के मुखेर नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार परमिला पंचाल महज 1 वोट से नगर अध्यक्ष चुनी गई। जब पंचाल को 779 वोट मिले, जबकि AIMIM उम्मीदवार इसे ठीक 1 वोट पीछे रह गए। हार के बाद AIMIM ने रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। दोस्तों अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार के परिवहन विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यहाँ पर अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। जब बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC की तरफ से राज्य के विभिन्न विभागों में भर्तियाँ निकाली गई है। इसी के तहत बिहार के परिवहन विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगर आपको टाइपिंग आती है और फिर आप 12वीं पास हैं तो ये नौकरी आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। जहां इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया साल 2023 में शुरू हुई थी। इसके लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 13 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट bsscbihar.gov.in पर जाना होगा। सबसे पहले जाना होगा, यहाँ जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ उम्मीदवार के पास टाइपिंग स्किल होना जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का बेसिक ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। अगर आपके पास टाइपिंग स्किल्स है तो फिर परिवहन विभाग की ये भर्ती आपके लिए किसी सुनहरा अवसर से कम नहीं है। जब परिवहन विभाग में LDC पद पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, छुट्टियां और फिर अन्य सुविधाएं भी मिलती है। यहाँ पर बिहार में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी 24,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका दिया गया है। दोस्तों, सीवान जिले के नौतन प्रखंड स्थित लखवा ग्राम पंचायत देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर घरों से निकलने वाले कचरे की खरीद मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। नीतीश सरकार की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शुरू की गई ये पहल ग्रामीण स्वच्छता, डिजिटल नवाचार और फिर आत्मनिर्भरता का प्रभावी मॉडल बनकर के आई है। जब बोझ समझा जाने वाला घरेलू कचरा गाँव में आर्थिक मूल्य वाला संसाधन बन चुका है। कबार मंडी नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण अपने घरों से निकलने वाले कचरे का विवरण दर्ज करते हैं। जहां ऐप पर मिली जानकारी के आधार पर असराज स्कैप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी तय समय पर पहुंच करके कचरे का वजन करती है और निर्धारित दर के अनुसार उसका भुगतान करती है, यानी कि पैसे भी देती है कचरे का। जी हाँ, यानी कि जो कचरा आप घर से निकल करके फेंक देते हैं उसी कचरे को सीवान के लोग बेचते हैं, वो भी घर बैठे। इससे कचरे के संग्रहण से लेकर के भुगतान तक की प्रक्रिया पारदर्शी और फिर व्यवस्थित हो गई है। दोस्तों, बिहार में हिजाब विवाद को लेकर के सियासत गर्म है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की है। इन बैठकों को बिहार की वर्तमान राजनीति, आने वाले दिनों की रणनीति और केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहीं पर तीनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जिसे राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान बिहार की राजनीतिक स्थिति, हालिया हिजाब विवाद और विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हुए थे, जब बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा मानी जा रही है। ऐसे में इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सियासी जानकारों के अनुसार नीतीश की ये मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्यसभा की संभावित सीटों, बिहार के विकास रोड मैप और केंद्र से मिलने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही राज्य की कानूनी व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं। जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर के DCLR CEO के साथ अन्य अधिकारियों की फटकार लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने विजय सिन्हा पर कड़ा तंज कसा है। जिसके साथ ही उन्होंने बिहार में सबसे बड़े भू माफिया का खुलासा भी किया है। दरअसल पप्पू यादव ने X अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर करके अपनी बात रखी है। जहां अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। आपका CEO सबसे बड़ा भूमाफिया है। जब पूर्णिया के नगर अंचल का CEO दिवाकर कुमार खुलेआम 50 लाख रुपए घूस जमीन म्यूटेशन के लिए मांगता है और नहीं देने पर जिस जमीन का म्यूटेशन 1 साल पहले वही किया था उसे रद्द कर देता है। जहाँ इस तरह से पप्पू यादव ने CEO को सबसे बड़ा भू माफिया बताया है। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार में दाखिल खारिज, परिमार्जन और फिर अन्य भूमि सेवाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं पर भूमि सुधार जनकल्याण वर्कशॉप के दौरान उन्होंने सभी CEO को 31 दिसंबर तक कामकाज सुधारने की मोहलत दी है और चेतावनी दी थी कि यदि इसके बाद किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, नए साल पर सीमांचल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जब पूर्णिया में पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉलपर रडार लगाए जाएंगे। इस डॉलपर रडार से कोसी और सीमांचल में भूकंप, वज्रपात और मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी, वो भी मात्र 3 घंटा पहले।
3 घंटा पहले जानकारी मिल जाएगी कि 3 घंटा बाद क्या मौसम क्या होने वाला है, मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। और ये रडार डॉल्पर 57 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही साथ अत्याधुनिक मौसम संबंधित यंत्र भी लगेंगे। सीमांचल वासियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के रेडिएशन में मौसम के बारे में सटीक जानकारी पूर्णिया से लगाए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि नए साल की शुरुआत सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर के आने वाली है। अब मौसम की मार झेल रहे इस इलाके को समय रहते सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी। जी हां, पटना के बाद अब पूर्णिया में डॉल्पर वेदर रडार लगाया जा रहा है। करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये डॉल्पर रडार सीमांचल के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस डॉल्पर रडार के लगने से पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा समेत पूरे कोसी और फिर सीमांचल क्षेत्र को मौसम से जुड़े हुए हर अहम जानकारी पहले ही मिल जाएगी। जब अब तक ये इलाका मौसम पूर्वानुमान के मामले में काफी पीछे था। अचानक बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात और घने कोहरे की वजह से हर साल जान माल का नुकसान होता रहा है, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। जब मौसम विभाग के मुताबिक ये डॉल्पर रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखेगा। खास बात यह है कि इसके जरिए बारिश, आंधी, बिजली गिरने, घने कोहरे और फिर भूकंप जैसे गतिविधियों की जानकारी करीब 3 घंटे पहले ही मिल सकेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों, यात्रियों, मछुआरों और फिर आम लोगों को होगा। सीमांचल और कोसी क्षेत्र बाढ़ और वज्रपात के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। हर साल बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली जाती है, जबकि बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। समय पर चेतावनी न मिलने के कारण लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, असम में असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल हाथ मिला सकते हैं। AIMIM और AIUDF गठबंधन के बाद कांग्रेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि असम में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM और AIUDF गठबंधन कर सकती है। आपको बता दूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि असम में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और AIUDF गठबंधन कर सकती है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद अगले साल के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और फिर उनकी पार्टी AIUDF के लिए प्रचार करेगी। बदरुद्दीन अजमल के ऐलान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। जब बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी को लगभग 100 ईमेल मिले हैं जिनमें उनसे AIUDF के लिए प्रचार न करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि AIUDF भाजपा की बी टीम है। AIUDF पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वे अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। अजमल ने असम में कहा कि मेरी ओवैसी से बात हुई है। उन्होंने 2 जनवरी के बाद एक टीम भेजने को कहा है और बताया गया है कि उन्हें जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर वे यहाँ पर प्रचार करते हैं तो फिर ये एक बड़ी आपदा होगी, क्योंकि AIUDF भाजपा की बी टीम है। अजमल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे हमारे लिए प्रचार करेंगे। वहीं पर 2021 के असम विधानसभा चुनाव के बाद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कमेटी ने AIUDF से गठबंधन तोड़ने और AIUDF को महागठबंधन से बाहर करने का संकल्प लिया। जब 2021 में कांग्रेस ने 10 दलों के नेतृत्व में महागठबंधन बनाया था। इस साल 12 नवंबर को 7 विपक्षी दलों ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए असम सोन मिलतो मोर्चा के पुनर्द्वार की घोषणा की है। अजमल विपक्षी दलों के एकजुट होने की वकालत करते हुए भी ये कहते हैं कि उनकी पार्टी की नीति अकेले चुनाव लड़ने की है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हाल ही में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले AIUDF के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है और पार्टी को सांप्रदायिक करार दिया है। दोस्तों, बिहार में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए अतर हुसैन के परिवार से AIMIM के विधायक मिलने के लिए पहुंचे। जब बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ला में हुई दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे बिहार की अंतरात्मा को झकझोर करके रख दिया है। इस घटना में मारे गए मोहम्मद अतर हुसैन के परिजनों से मिलने के लिए AIMIM के चारों विधायक एक साथ प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा और फिर पीड़ित परिवार के दर्द में शामिल हुआ। तो आपको बता दूं कि प्रतिनिधिमंडल में अमोर से विधायक अख्तरुल इमान,
जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम, बायसी से विधायक गुलाम सरवर और कोचाधामन से विधायक सरवर आलम शामिल थे। वहीं पर विधायकों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात करके गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्हें ढांढस बधाया है। वहीं पर एआईएमआईएम विधायकों ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है और इस जघन्य घटना में न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने मॉब लिंचिंग की इस घटना को सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा बताया है। जहां उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेना बेहद खतरनाक संकेत है और ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। जहां उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों की पहचान करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। वहीं पर इस दौरान अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हालिया बयानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हिजाब जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। जब उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ऐसे ही घटना किसी बड़े नेता या फिर मंत्री के परिवार से जुड़ी होती तो फिर क्या तब भी वही भाषा और फिर वही लहजा अपनाया जाता। जब उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके शब्द समाज को जोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, क्या एमआईएम में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये सवाल इसलिए इन दिनों राजनीतिक गलियारों में लेकर के आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसकी वजह हाल ही में सामने आई एक तस्वीर और उसमें दिख रही अनुपस्थिति। दरअसल एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान समेत पार्टी के 4 विधायक हाल ही में हैदराबाद गए थे। इन चारों विधायकों में अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान, कोचाधामन विधायक सरवर आलम, जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम और बायसी विधायक गुलाम सरवर शामिल थे। लेकिन इस दौरान पार्टी के एक अहम चेहरे बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम तस्वीरों में नजर नहीं आए। इसी को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। जब लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की लेकिन उनमें से एक विधायक तौसीफ आलम ज्यादातर मौके पर पार्टी और फिर अन्य विधायकों के साथ क्यों नहीं दिखते हैं। जहां हाल ही में चारों विधायकों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उनका माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है हैदराबाद में। इस तस्वीर में बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम की गैर मौजूदगी ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। तो आपको बता दूं कि हालांकि इस तस्वीर में एक दिलचस्प और सकारात्मक बात भी लोगों की नजर में आई। कोचाधामन विधायक सरवर आलम इस दौरान पूरी तरह से देसी अंदाज में लुंगी और शर्ट पहने हुए नजर आए। सीमांचल और बिहार की देसी लुंगी पहनने का जो खास स्टाइल और डिजाइन होता है उसी अंदाज में सरवर आलम हैदराबाद में दिखाई दिए। आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में भी लुंगी पहनी जाती है लेकिन बिहार और खास करके सीमांचल की लुंगी का स्टाइल और पैटर्न बिल्कुल भी अलग होता है। ऐसे में हैदराबाद में एक सीमांचली विधायक का देसी लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब बात बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम की करें तो जब इस मुद्दे पर उनसे सीधे सवाल किया गया कि क्या एआईएमआईएम के भीतर कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या या फिर किसी तरीके की नाराजगी है, तो उन्होंने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। तौसीफ आलम साहब ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, न किसी तरीके की नाराजगी की बात है। जब सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच रह करके काम कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। तौसीफ आलम के इस बयान के बाद भले ही उन्होंने अंदरूनी खींचतान की बातों को नकार दिया हो लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति और फिर 4 विधायकों की तस्वीरों से दूरी ने राजनीतिक चर्चाओं को फिलहाल थमने नहीं दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में एआईएमआईएम के सभी विधायक एक मंच पर साथ नजर आते हैं या फिर ये सवाल यूं ही सियासी बहस का हिस्सा बना रहेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, 4 दिन से सूरज नहीं निकला है। जी हाँ, किशनगंज बिहार में दिन में भी हाथ पैर सुन्न है और गलन अलाव को भी बेअसर कर रही है। गलन इस कदर है कि आग को भी बेअसर कर रही है। जी हाँ, जेट स्ट्रीम की सक्रियता ने बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे का दौर और खतरनाक बना दिया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से लेकर के गया तक जेट स्ट्रीम की सक्रियता, पछुआ हवाओं और फिर घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। हालात ऐसे हैं कि दिन और फिर रात के तापमान में फर्क लगभग खत्म हो गया है और लोग दिन में भी रात जैसे ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। जब मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ये सत्तार के अनुसार वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में सक्रिय जेट स्ट्रीम के कारण ठंडी ध्रुवीय हवाएं सीधे मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 96 घंटों से उत्तर बिहार समेत बिहार के बड़े हिस्से में धूप के
में दर्शन नहीं हुए हैं। जी हाँ, यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल में भी है, जहाँ पूरे दिन कोहरे और फिर धूल की चादर छाई रहती है, जिससे अधिकतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़े के मुताबिक पछुआ हवा की रफ्तार भले ही औसतन 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, लेकिन हवा में मौजूद ठंडक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो सामान्य से करीब 6.4 डिग्री कम है। जब वहीं पर न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन और फिर रात के तापमान के बीच बेहद कम अंतर के कारण पूरे दिन कनकनी बनी हुई है। जब बिहार के कई जिलों में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान का अंतर 1.5 से 4 डिग्री तक सिमट गया है। जब मुजफ्फरपुर में ये अंतर महज 1.5 डिग्री रहा, सुपौल में 3 डिग्री, जबकि पटना और फिर भागलपुर में 4 डिग्री का फर्क दर्ज किया गया। यही वजह है कि दिन में भी लोगों को रात जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। जब कल बिहार में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जब वहीं पर घने कोहरे के कारण गया में न्यूनतम विजिबिलिटी घट करके 50 मीटर तक पहुंच गई। जब पूरे बिहार में औसत अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच रहा, जबकि केवल किशनगंज ऐसा जिला रहा जहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के अधिकतर हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां गया, नालंदा, अरवल और फिर जहानाबाद में शीत दिवस जैसी स्थिति की चेतावनी दी गई है। वहीं पर उत्तर पश्चिमी बिहार के सीतामढ़ी और फिर शिवहर में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित रह सकता है। वहीं पर मौसम विभाग अगले 48 घंटे तक राहत के आसार नहीं है। इसके बाद ही तापमान में आंशिक सुधार और फिर धूप निकलने की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।